प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने दहन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे दहन के प्रकार और ज्वाला के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं दहन के प्रकार। जब हम दहन के प्रकार की बात करते हैं तो दहन की अभिक्रिया के दर के आधार पर दहन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दहन के 3 भाग इस प्रकार हैं: एक तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो आपको समझ आएगा। तीव्र दहन तेजी से होने वाला दहन, स्वतः दहन अपने आप जल जाना और विस्फोट यानी कि धमाका। तो बस इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तीव्र दहन, जब दाह्य पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रदान उत्पन्न करता है। जब दाह्य पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि तीव्रता से दहन करते हैं। और एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम आदि को जलना तीव्र दहन के कुछ उदाहरण हैं। तो हम सिर्फ लाइटर से भी इन्हें जला सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी चिंगारी से भी जल जाता है। ज्वलनशील पदार्थ तीव्र दहन करते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ हैं, तेजी से जलते हैं और इसीलिए इनमें तीव्र दहन दिखाई देता है। तो तीव्र दहन क्या है, यहां से आप लिख सकते हैं, जब दाह्य पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। तो स्वतः दहन क्या है? वो दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। जब हम किसी चीज को जलाते नहीं है, बस जैसे ही बाहर उसको खुले में रखते हैं वो अपने आप ही जल उठता है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं स्वतः दहन। तो फास्फोरस द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग पकड़ लेना स्वतः दहन कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप काफी कम होता है, इस कारण फास्फोरस कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। अगर आप फास्फोरस को जैसे ही आप बाहर निकालकर खुले में रखेंगे, अचानक वह आग पकड़ लेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। इसी तरह कोयले की खान में कोयले की धूल कभी कभी स्वतः आग पकड़ लेते हैं। खान में कोयले की धूल सूर्य की गर्मी और अन्य गर्मी के कारण स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं और जलने लगती है। तो ये भी एक स्वतः दहन का उदाहरण है, जिसमें आग लगाई नहीं गई, अपने आप ही लग जाती है। अधिक गर्मी के कारण कभी कभी बिजली गिरने के कारण जंगलों में स्वतः आग लग जाती है और जंगलों में लगने वाले इस प्रकार का आग भी स्वतः दहन का उदाहरण है। हालांकि कभी कभी लोगों की लापरवाही, जैसे कि पिकनिक या शिविरों में लौटने वाले कैंपकार में पूर्ण रूप से नहीं बुझाने पर भी जंगलों में आग लग जाती है। तो अधिकतर जंगलों में कारण जो है वो लोगों का लापरवाही रहती है जंगल में आग लगने के कारण, लेकिन कभी कभी स्वतः दहन के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। तो स्वतः दहन क्या है? हमने यहाँ समझा कि वो दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। तो फिर विस्फोट क्या है? तो पटाखों के जलने के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा प्रकाश के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया में काफी मात्रा में गैस निकलती है और पटाखे तेज आवाज के साथ जल उठते हैं। इस दहन को विस्फोट कहा जाता है। कुछ पटाखों पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो जाता है। तो पटाखों में जो आप दहन देखते हैं वो विस्फोट है। तो पटाखों के जलने के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होती है। तो विस्फोट क्या है कि दाह्य पदार्थ अभिक्रिया में मतलब एक तो बहुत तेजी से जलता है और साथ में वह ध्वनि उत्पन्न करता है बहुत जोरदार। तो आप विस्फोट को देख रहे हैं। इसके साथ ही अब हम बात करें ज्वाला की। ज्वाला क्या होती है? आपने दाह्य पदार्थों के दहन के समय दिखाई देने वाले भाग को ज्वाला कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो अधिकतर दाह्य पदार्थों में जलने के दौरान लपटें पैदा होती हैं। ये लपट जो आप देखते हैं, ये ज्वाला जो आप देखते हैं, ये जो दिखाई देने वाला भाग है, इसे हम ज्वाला कहते हैं। जैसे मोमबत्ती में आप लपट देख रहे हैं, तो ये जो दिख रहा है इसे हम ज्वाला कहते हैं, चमकदार भाग। कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि कुछ बिना ज्वाला के साथ जलते हैं और इनमें से केवल एक प्रकार की चमक दिखाई देती है। तो वैसे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो कौन से पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करेंगे और कौन से नहीं, इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि वे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित होते हैं, जो दहन जब हो रहा है उनका तो वाष्प में बदलते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करेंगे, और वे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित नहीं होते हैं ज्वाला उत्पन्न नहीं करते।
यहाँ आप लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी जलने के साथ वाष्पित भी हो रही होती है, इसीलिए लकड़ी में आपको लपटें या ज्वाला दिखाई देती है। इसी प्रकार से मोमबत्ती में मोम वाष्पित होते हुए जलता है, इसलिए मोमबत्ती में लो दिखाई देती है, ज्वाला दिखाई देती है। जबकि जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाने के दौरान वाष्पित होने वाले पदार्थ नहीं होते हैं और यह बिना वाष्पित हुए ही जलता है, इसीलिए आप लाल तप्त कोयले को देख सकते हैं, इसमें कोई ज्वाला दिखाई नहीं देती है, कोई लपट या ज्वाला दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि दहन के समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि ये वाष्पित होकर जलते हैं। वहीं दूसरी ओर लकड़ी का कोयला जलने के समय ज्वाला उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इसमें कोई वाष्पित होने वाला पदार्थ नहीं है। तो केरोसिन तेल या पिघला हुआ मोम उसमें लगे बाती के साथ ऊपर उठते हैं और वाष्पित होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस और एलपीजी चूंकि गैसीय अवस्था में रहते हैं अतः दहन के क्रम में ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लकड़ी का कोयला दहन के क्रम में वाष्पीकृत नहीं होता और ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि वो पदार्थ जो वाष्पित होकर जलते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जबकि वो पदार्थ जो वाष्पित हुए बिना जलते हैं ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ज्वाला को जब हम पढ़ते हैं तो ज्वाला के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का यदि हम अध्ययन करें तो मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं। यहाँ आप मोमबत्ती की वास्तविक ज्वाला देख रहे हैं, जबकि ये इसका हम आरेखित चित्र जो बनाएंगे ये वैसा। तो अगर हम मोमबत्ती की ज्वाला की बात करें तो मोमबत्ती की ज्वाला में 3 भाग हैं। एक ये बीच वाला भाग जिसे हम काला भाग कहते हैं, फिर उसके बाद एक पीला भाग है ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है, और फिर सबसे बाहर की ओर, यहाँ आप नीचे से देख पा रहे हैं इसको स्पष्ट, बाहर वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो नीचे की ओर एक भाग जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मोमबत्ती के चारों ओर होता है ये भाग। तो मोमबत्ती का जो हम भाग देख रहे हैं इसमें सबसे बीच वाला भाग जो है ये है काला भाग, फिर ये पीला भाग, और ये बाहर की ओर जो सबसे बाहरी भाग है इसे बोलते हैं नीला भाग। तो अगर हम आंतरिक भाग को देखें तो 3 भाग हो गए, एक आंतरिक, एक मध्य और एक बाह्य क्षेत्र। जो आंतरिक क्षेत्र है वो काले रंग का है, ये सबसे कम गर्म भाग है। उसके बाद जो मध्य क्षेत्र है यह पीले रंग का है, यह काले रंग से क्षेत्र से अधिक गर्म है, और सबसे बाहरी भाग नीला है, नीले भाग में पूर्ण दहन होता है, यह सबसे अधिक गर्म भाग है। तो ये इनके बारे में एक बार चित्र आप इसी तरह से बनाएंगे। ये वाला चित्र आप अपनी कॉपी पर बनाइए, ये अच्छा चित्र है और हम पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो ज्वाला की संरचना, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र, ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती की बत्ती के पास वाला क्षेत्र होता है। ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है, यह सबसे कम गर्म होता है। मध्य क्षेत्र, ज्वाला के मध्य में पीले रंग वाले भाग को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यह भाग आंशिक दहन वाला भाग होता है और मध्यम गर्म होता है। इसके साथ ही जो बाह्य क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं। तो बाह्य क्षेत्र ज्वाला के बाहर अदीप्त क्षेत्र यह बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। जो अदीप्त क्षेत्र है जिसको हम दिखाई नहीं देता, यह नीले रंग का होता है, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह क्षेत्र का रंग नीला होता है और ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र है, और क्योंकि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है और अधिक गर्म भाग है। जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो अपने मोमबत्ती में इस तरह का निकलता हुआ काला धुआं भी देखा होगा। तो ये काला धुआं क्या है इसके बारे में जरा जानते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला से धुआं भी निकलता है। यह धुआं बिना जले कार्बन के कणों के कारण उत्पन्न होता है। जब एक शीशे के छोटे टुकड़े या वाच ग्लास को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर कुछ देर के लिए रखा जाता है तो यह बिना जले हुए कार्बन के कण उस पर कालिक के रूप में जमा हो जाता है। अब देखिए, जब हम मोमबत्ती के ऊपर एक इस तरह का कांच का टुकड़ा रख देते हैं तो उस पर काले रंग के पदार्थ जमा हो जाता है। ये कार्बन के कण हैं जो कालिक के रूप में दिखाई देते हैं।
आप मोमबत्ती की जो है लोक को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऊपर से कार्बन के कण निकलते हुए स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। तो सुनार द्वारा ज्वाला का सोने या चांदी को पिघलाने के समय उपयोग किया जाता है। तो कैसे उपयोग करता है, देखिए कि एक सुनार सोने को चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के बाहरी क्षेत्र को उस पर फूंकता है। अब बाहरी क्षेत्र ही क्यों? क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र, जो बाहरी भाग है, वो सबसे अधिक गर्म होता है। ये हमने अभी जाना कि ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र ही सबसे अधिक गर्म है, इसलिए फूंकनी की सहायता से ज्वाला के केवल सबसे बाहरी क्षेत्र को ही सोने के ऊपर डालता है। अतः इससे सोना या चांदी पर फूंकने से वह पिघल जाता है और इसका उपयोग जेवर आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सुनार को देख रहे हैं चित्र में, यह ज्वाला को मोड़कर उसके सबसे बाहरी क्षेत्र को धातु के ऊपर डाल रहा है ताकि वो पिघल जाए गर्म होने के बाद। तो आपने यहां भी जाना कि सुनार जो है वो ज्वाला के कौन से भाग का उपयोग करता है, वह सोने को पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाह्य भाग का उपयोग करता है, जिसे नीला मंडल या नीला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ईंधन क्या है? आपने ये अभी जाना कि हम जलाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं। तो ईंधन क्या है? वे दाह्य पदार्थ जिनका उपयोग घरों तथा फैक्ट्रियों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में किए जाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, एलपीजी आदि ये सभी ईंधन के उदाहरण हैं। तो वे दाह्य पदार्थ जिनका उपयोग घर या फैक्ट्रियों में ऊष्मा स्रोत के रूप में करते हैं, वे ईंधन। हम कोयले का उपयोग करते हैं ईंधन के स्रोत के रूप में, लकड़ी का भी उपयोग करते हैं, तो ये भी ईंधन है। तो एक अच्छा ईंधन कौन सा होगा? एक आदर्श ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में सामान्य रूप से व सुगमता से जल जाता हो और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। अर्थात एक आदर्श ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो जब भी हम एक आदर्श ईंधन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आदर्श ईंधन, किसी ईंधन को आदर्श कहें तो उसमें निम्न गुण होने चाहिए। वह आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में सामान्य रूप से और सुगमता से जल सके, वह ना तो एकदम बहुत ज्यादा जले और ना ही वह बिल्कुल ये होता है कि जलाना ही मुश्किल हो जाए। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ जैसे कि राख या धुआं आदि न छोड़े। सामान्यतः उपरोक्त गुणों के आधार पर कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, तो किसी भी ईंधन में ये सभी गुण नहीं पाए जाते। तो फिर हम आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? लेकिन वैसे ईंधन जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरे करते हों, को आदर्श ईंधन कहा जा सकता है। तो हम उसे आदर्श ईंधन मानेंगे जिसमें इसमें से अधिक गुण हो। तो अगर हम लकड़ी या एलपीजी की तुलना करें तो लकड़ी की तुलना में एलपीजी अधिक आदर्श ईंधन है, कि एलपीजी गैस में ये गुण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद वो राख नहीं छोड़ती, वो धुआं नहीं छोड़ती, ऊष्मा की अधिक मात्रा है, वो सुगमता से जल जाती है, सस्ता है और लकड़ी से आसानी से उपलब्ध भी। लेकिन लकड़ी में विशेष बात क्या? लकड़ी में दो गुण ज्यादा है, आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है। तो लकड़ी एलपीजी गैस से बहुत सस्ती है और आसानी से उपलब्ध भी है। इसलिए हम ये कहें कि भाई ये आदर्श ईंधन है नहीं, क्योंकि एलपीजी गैस में देखें तो हम ज्यादा गुण हैं लकड़ी की तुलना में, इसलिए हम कहेंगे कि लकड़ी की तुलना में एलपीजी गैस आदर्श ईंधन है। तो हम आदर्श ईंधन की जब हम बात करते हैं तो हम तुलना के रूप में आदर्श ईंधन को देखते हैं, एक की तुलना में दूसरा अधिक आदर्श होता है। तो ईंधन की दक्षता और ऊष्मीयमान के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, अधिक दक्षता वाले ईंधन कहलाते हैं। तो वे ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा देते हैं, अधिक दक्ष ईंधन कहलाते हैं। ईंधन की दक्षता को उसके ऊष्मीयमान से आंका जाता है। मतलब जब हम 1 किलोग्राम जलाएंगे तो कितने जूल ऊर्जा निकलेगी, ये माप है ये देखने का कि कितना दक्ष ईंधन है। तो ये ऊष्मीयमान क्या है? तो यहां परिभाषा ऊष्मीयमान की हम पढ़ लेते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। यानी कि जब हम 1 किलोग्राम ईंधन जलाएं तो उससे जितने किलोजूल ऊर्जा निकलेगी वो उसका ऊष्मीयमान है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम
के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। तो ये ऊष्मीयमान की परिभाषा आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होगा उस ईंधन की दक्षता अधिक होगी। तो अधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन अधिक बेहतर माना जाएगा। तो लकड़ी की तुलना में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन अधिक दक्ष ईंधन है क्योंकि उसका ऊष्मीयमान अधिक है। और मिट्टी के तेल की तुलना में अगर आप देखें तो एलपीजी गैस अधिक दक्ष ईंधन है कि उसका जो है ऊष्मीयमान अधिक है। उपले की तुलना में लकड़ी अधिक दक्ष ईंधन है क्योंकि लकड़ी की तुलना में उपले की तुलना में लकड़ी का अधिक ऊष्मीयमान है। आइए हम ऊष्मीयमान की तुलना एक बार कर लेते हैं। तो गोबर के उपले यदि हम 1 किलो जलाएं तो 6000 से 8000 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी, जबकि 1 किलो लकड़ी जलाने पर 17000 से 22000 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी। हम यहाँ ऊष्मीयमान का मतलब समझ गए हैं, 1 किलो जलाने पर जितनी ऊर्जा निकलेगी। कोयला 25000 से 33000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, तो लकड़ी से अधिक दक्ष है कोयला। जबकि पेट्रोल जलाने पर 1 किलो 45000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, तो कोयले से अधिक दक्ष पेट्रोल है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल में भी 45000 किलो जूल है और डीजल में भी 45000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। 1 किलो जलाने पर 45000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। मेथेन गैस इससे अधिक दक्ष है, तो मेथेन गैस को जलाने पर 1 किलो 50000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, जबकि सीएनजी को जलाने पर 50000 के आसपास ऊर्जा निकलती है। एलपीजी गैस को 1 किलो जलाने पर 55000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, जबकि जैव गैस जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस आदि प्लांट से जो प्राप्त होती है हमें, वो जैव गैस जो है गलने सड़ने से जीवों को प्राप्त होती है। इससे 1 किलो जलाने पर 35000 से 40000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, तो यह भी काफी दक्ष ईंधन है। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में जरा देखिए। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 1,50,000 किलो जूल ऊर्जा पर किलोग्राम निकलती है, यानी कि 1 किलोग्राम एलपीजी हाइड्रोजन गैस जलाने पर 1,50,000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो यह सबसे अधिक दक्ष ईंधन है। फिर हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी हम इसको अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसकी उपलब्धता बहुत अच्छी नहीं है और इसमें विस्फोट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, इसलिए अभी तक इसका व्यवहारिक उपयोग आम जनों में देखा नहीं जाता है। तो अब हम ईंधन जब जलाते हैं तो हम देखते हैं बहुत प्रकार का धुआं निकलता है, बहुत प्रकार की समस्याएं भी हैं। तो ईंधन को जलाने से कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने में आते हैं। कार्बन वाले ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम के जलने पर के क्रम में कार्बन के कुछ कण पूरी तरह जल नहीं पाते। ये बिना जले कण, कार्बन के कण वातावरण में चले जाते हैं। हमने मोमबत्ती के धुएं में भी देखा कि काले कण, कुछ कार्बन के कण जो है वायु में जा रहे हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक और प्रदूषक हैं। ये खतरनाक और प्रदूषक कण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इस श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर फेफड़ों के संबंधित बहुत से रोग ये पैदा करते हैं, जैसे कि दमा या सांस के संबंधित और अन्य कुछ समस्याएं। तो ये कार्बन कणों से समस्या पैदा होती है। जबकि ईंधन के आंशिक दहन से, यदि अगर ईंधन को पूरी मात्रा में, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन न मिले तो ईंधन के आंशिक दहन होता है और ईंधन के आंशिक दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी मात्रा भी सूंघने से किसी की मृत्यु हो सकती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप सर्दियों में कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो आपको खिड़कियां या दरवाजे खोल कर रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप खिड़की दरवाजे बंद करके सोएंगे तो अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और ये विषाक्त गैस है। ऐसा बहुत बार हुआ कि लोग सर्दियों में अंगीठी जलाकर सो गए हैं और अपने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं और जलने से ईंधन के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और घर के उन सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई जो उस कमरे में सोए हुए थे। तो इस बारे में सावधानी बरतें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत जहरीली गैस है। और समस्याओं के बारे में जानते हैं। अधिकांश जीवाश्मी ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसा माना जाता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। आज ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए बहुत चिंता का विषय है। धरती गर्म हो रही है, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक वजह ईंधनों के दहन से पैदा हुई कार्बन मोनोऑक्साइड है। डीजल तथा
कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दूसरी ओर पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ये गैसें जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प हैं उनके साथ ये मिल जाती हैं और ये अम्ल बनाती हैं। ये जो अम्ल बना है, ये वर्षा के जल के साथ मिलकर वापस पृथ्वी पर गिरता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा क्या है? डीजल कोयले के जलने पर सल्फर के ऑक्साइड तथा पेट्रोल आदि के जलने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में चले जाते हैं। ये ऑक्साइड जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा फसलों, भवनों, मिट्टी, जलाशय और नदी के जल आदि के लिए काफी हानिकारक होती है। ये गैसें जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये गैसें अत्यंत ही धमघोटू और संक्षारक गैसें हैं, जो सभी प्रकार से नुकसानदेह हैं। मोटर वाहनों के पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग पर्यावरण के लिए काफी अच्छा है। उसी प्रकार कोयले, लकड़ी और मिट्टी के तेल के स्थान पर खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग भी काफी अच्छा है। सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी दहन में बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं। इन गैसों को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। भारत में धीरे धीरे गाड़ियों में सीएनजी का उपयोग बढ़ रहा है, जो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास है। तो हमें उपाय के लिए ऐसा करना चाहिए कि वाहनों में पेट्रोल डीजल के उपयोग के स्थान पर सीएनजी का अधिक उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही खाना बनाने के लिए हमें लकड़ी या मिट्टी के तेल के उपयोग के स्थान पर एलपीजी का उपयोग करना चाहिए या सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। इससे प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसका अच्छे से अभ्यास कर लें।